हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज बिहार मैट्रिक बोर्ड का मैथ्स एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी मैथ्स देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे, यानी अभी शुरुआती दौर है। और हम लोग कोई भी प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसका बहुत अच्छा से पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर जाके हम लोग प्रश्नावली बनाएंगे, तो फिर चीज़ों को हम लोग अच्छा से समझ पाएंगे। वैसे भी कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसका कंसेप्ट अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा से, तो फिर वो चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ समझेंगे, या तो वो कैलकुलेशन हो या तो जो भी चीज़ हो, तो हम लोग एकदम बड़ा आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे, एकदम जिसको मतलब बोला जाता है कि जीरो से, है ना। हम वहाँ से पूरा स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। हम लोग कंसेप्ट पहले सीखेंगे। कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट है कि गणित, है ना। क्या? गणित। गणित में एक चीज देखेंगे हम, राशि। ये वो वाला राशि नहीं है जिससे कि इंसान का किस्मत भाग कुंडली चमकता है। इन राशि से गणित चमकता है ना। बस इसी का तो खेला ही है मैथ में। राशि दो प्रकार का होती है, एक अचर राशि और एक चर राशि। तो देखिए, जितना भी टॉपिक आएगा उसका डेफिनेशन हम बोल दिया करेंगे बड़ा आराम के रूप से, और उसका एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छा से उसको डीपली से डिटेल से समझाएंगे। अगर डेफिनेशन लिखने लग जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि पूरा मतलब कि ठीक नहीं होगा। और डेफिनेशन बोल तो देंगे, है ना, आप लिखना चाहते तो सुन के लिख सकते हैं। तो हम लोगों को समझना है बड़ा डिटेल से। तो अचर राशि का डेफिनेशन क्या हुआ? अचर राशि, ये देखिए इसका डेफिनेशन बता रहे हैं, जिस राशि का मान नहीं बदलता हो तो वह अचर राशि कहलाता है। क्या बोले? जिस राशि का मान नहीं बदलता हो तो वह अचर राशि कहलाता है। जैसे हम लोग जैसे मिलेंगे एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे कि मान लीजिए क्या अचर राशि ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मेरा जो भी गिनती का नंबर होता है ना, जो भी गिनती का नंबर होता है काउंटिंग, है ना, वो सब मेरा टोटल अचर राशि होता है। और चर राशि क्या है? तो चर राशि देखिए हम समझाते हैं आपको कि चर राशि क्या है। इसका डेफिनेशन देखिए बता रहे हैं, जिस राशि का मान बदलता हो, जिस राशि का मान बदलता हो तो वह चर राशि कहलाती है ना। इसे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटरों से सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग इसका भी, A B C D Z तक, है ना। कितना लिखते रहे? 26 लेटर होती है, तो उन सभी लेटरों से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और इन सब राशि का मान बदलता है और इसका मान नहीं बदलता है ना। अब इसका मान कैसे बदलता है, तो उन चीज़ों को हम आपको इस चैप्टर में अगर सवाल मिला तब तो हम समझाएंगे जरूर, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं ये वास्तविक संख्या का चैप्टर है और हम लोग वास्तविक संख्या भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम इसको पूरा हम लोग इसमें 4 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी हम लोग टोटल को क्लियर करेंगे एक अच्छे तरीका से। और उसके बाद है बहुपद। बहुपद में तो चर राशि आएगा ही, और लेकिन जो उसके बाद का चैप्टर है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए चर वाला, है ना, वहाँ चर वाला आ जाता है, नाम भी है चर, और उस चैप्टर का नाम भी है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो उसमें हम हमको बहुत अच्छा से बताएंगे कि चर राशि का मान कैसे बदलता है। तो चलिए इसको हम लोग बात के लिए छोड़ते हैं, अभी हम लोगों का इसका काम है, क्योंकि हमको जाना वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या पर जाने के लिए ये सब संख्या है, और संख्या जो होता है इसको हम लोग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या, है ना। तो ये संख्या जो है, संख्या दो प्रकार का होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या क्या है ना, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए वास्तविक संख्या क्या है। इसका डेफिनेशन ये होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं।
ठीक है। अब डिफिनेशन तो हम बोल दिए, परिमेय और परिमेय, अब आपका दिमाग चल रहा है परिमेय और परिमेय क्या है भाई, तो परिमेय और परिमेय हम अभी आगे समझाएंगे तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, अभी नहीं, पहले हम लोग काल्पनिक संख्या लिख लेते हैं, फिर जब वास्तविक संख्या लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। काल्पनिक संख्या क्या है, तो काल्पनिक संख्या का डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, वैसी संख्या जिसकी मात्र कल्पना की जा सके, है ना, वैसी संख्या जिसकी मात्र कल्पना की जा सके तो वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे लेंगे, है ना, जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -4, अंडर रूट -7, तो इस तरह का जो भी संख्याएं होती है ये मेरा काल्पनिक संख्या है। और इन सब चीज़ों का उपयोग हम लोग 10वां में तो नहीं कर पाएंगे, हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है इंटर में जब आप लोग जाइएगा 10th पास करके तो वहां पर आप लोग इसका उपयोग करिएगा। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, अब हम लोग चले आते हैं वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल समझने के लिए। इसका क्या बोले थे हम डिफिनेशन, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अब इस टाइप का सिर्फ जो आपका मन में नंबर बन रहा है इसको छोड़कर, यानी रूट अंडर में जो -5 आ रहा है, -3, -8 कुछ भी आ रहा है, तो उन सब चीजों को छोड़कर आपके मन में बाकी जो भी संख्याएं बनता है आप ये सब लिख दीजिए, टोटल वास्तविक संख्या है। क्योंकि संख्या तो 2 ही प्रकार का, जब ये सब इस तरह का काल्पनिक संख्या बन गया तो बाकी जितना भी संख्या बचा है ना वो टोटल वास्तविक संख्या। आपको जो भी लिखना है, आपको 1 लिखना है तो वो भी वास्तविक संख्या है, 0 लिखना है, -5 लिखना है, ये तो +5 लिखना है, 5/7 लिखना है, √5 लिखना है, -√5 लिखना है, -7/8 लिखना है, 0/9 लिखना है, तो इस तरह से डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यानी ये सब सारा वास्तविक संख्या है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आप सब समझ गए वास्तविक संख्या क्या है। सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़ देंगे इस ढंग से, और बाकी जो भी संख्या में हम बना रहे हैं वह वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या जो है ना ये एक पेरेंट का रोल निभाता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी संख्या है और उन सभी संख्याओं के एग्जाम्पल इसमें हम डाल दिए हैं। तो उन सभी संख्याओं को जब हम लोग डिटेल्स और समझेंगे आगे तो वास्तविक संख्या और आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या हम आगे बढ़ते हैं तो इसका 2 रास्ता होता है, यानी 2 प्रकार होता है वास्तविक संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या, पहले डेफिनेशन आप समझ लीजिए फिर हम लोग इसका एग्जांपल से समझेंगे। परिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसे p/q, जहां q डज नॉट इक्वल समझते हैं ऐसे, q डज नॉट इक्वल 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। यह डेफिनेशन तो हम लोग पहले से भी सीखते हुए आ रहे हैं। अब इसका देखिए एग्जांपल हम लोग लेंगे, डेफिनेशन बता दिए, एग्जांपल से समझेंगे। चलिए डेफिनेशन का कुछ पॉइंट हम आपको समझा देते हैं। क्या बोले, p/q के रूप में रहना चाहिए, यानी एक आंसर आना चाहिए, एक हर रहना चाहिए, इस पर रूढ़ में मान नहीं फंसना चाहिए, है ना, एक आंसर आना चाहिए, एक हर आना चाहिए, लेकिन इसका कुछ कंडीशन है कि q का मान कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, ये इसका कंडीशन है ना, ये इसका कंडीशन है। ये देखिए अब हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल समझेंगे परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का क्या रहना चाहिए, एक आंसर एक हर रहना चाहिए, q को बराबर कभी 0 मान नहीं रहना चाहिए, तो वो सब परिमेय संख्या हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप 5/8 ले लीजिए, देखिए एक अंश एक हर है, हर का मान 0 नहीं है ना, अंश का मान 0 रहेगा तो चलेगा, लेकिन हर का मान 0 नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसे लिख देता है तो ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि जो q का मान 0 यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 हो गया, इसलिए परिमेय संख्या नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग परिमेय संख्या को समझ लिए। परिमेय संख्या को हम लोग ऐसे डेफिनेशन दिए थे, और अभी इसमें हम लोग एक और गुण सीखेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो देखिए परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरह से होता है। एक तो हो जाता है, यानी यहां से अगर हम सीखें तो एक हो जाता है शांत, क्या हो जाता है, शांत, और दूसरा कंडीशन इसका क्या बनता है, दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती, क्या बनता है, अशांत आवर्ती। अब ये शांत, ये अशांत आवर्ती है ना,
ये क्या है, तो इसको समझने के लिए देखिए आपको एक कोई परिमेय संख्या का उदाहरण लेना होगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक शांत कैसे होता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी दशमलव प्रसार समझ रहे हैं ना, 5/8, 8 से 5 में हम भाग लगाएंगे तो पॉइंट के बाद कुछ अंक बनेगा ना, या तो पूरा कट जाएगा या तो पूरा नहीं कटेगा, या तो संख्या रिपीट होने लगेगा, यानी कुछ तो सीन क्रिएट होगा। तो वो जो सीन क्रिएट होता है वो उसका दो सिचुएशन बनता है, एक शांत हो जाता है ना, तो दूसरा अशांत आवर्ती हो जाता है। अब शांत कैसे होता है, अशांत आवर्ती कैसे होता है, वो समझिए। मान लीजिए एक संख्या ले लिए हम 3/8, तो हमको क्या करना होता है, 8 से 3 में भाग लगाना है, तो 0 पॉइंट के लेकर हम लोग 0 लिए, 8 दिया 24, 10 में से 4 गया 6, 2 2 कट गया, और दशमलव का 0। अब 8 से भाग लगाएंगे 60 में, कितना बार में खाएगा बताइए, 8 7 56, 10 में 6 गया 4, 5 5 कट गया, है ना, यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ दशमलव है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर हम लोग हर एक स्टेप में एक पॉइंट 0 लेते हैं, तो दशमलव के बदले 0 ले लिए। अब 8 से 40 बताइए कितना बार में खाएगा, 5 बार में खाएगा, तो 8 से 40 खा गया 5 बार में। तो ये देखिए क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि दशमलव के कुछ अंक के बाद जाके ये कंप्लीट रूप से कट जाता है। तो जब पूरा पूरी कट जाता है दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके, तो वो हो जाता है शांत। क्या हो जाता है, शांत। अब सोच रहे हैं कि अशांत आवर्ती क्या होता है, तो देखिए आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना। फिजिक्स में आप लोग 9th क्लास में आवर्ती गति जरूर पढ़ेंगे। तो आवर्ती गति क्या है, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराने वाली गति को आवर्ती गति कहते हैं, जैसे झूले की गति, है ना। तो आवर्ती का मतलब बार बार आना, और अशांत का मतलब नहीं कटना। शांत का मतलब पूरा पूरी कट जाना, अशांत का मतलब नहीं कटना और बार बार संख्याओं का रिपीट होना, आना। तो देखिए इसको समझिए, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, एक मतलब कि 7/3 है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 7/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो 3 से लगाएंगे 7 में भागना, तो 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1, यहाँ दशमलव डालें तो भाग तो नहीं लगेगा ना, तो दशमलव डालें तो वहां से हम लोग 1 0 ले लिए। अब 3 से 10 में तो भाग लग जाएगा, कितना बार में, 3 बार में, तो 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, अब पॉइंट का बदली 0, तो 3 से 10 तो खा जाएगा, कितना बार में खाएगा, 3 3 9, 10 में 9 गया। अभी तुरंत देखिए यहाँ भी एक बचा, तो पॉइंट को बदले 0 लिए तो 9 खिलाया, फिर एक बचा, फिर पॉइंट बदले 0 लिए तो 9, ये तो समान चीज चल रहा है। और क्या हो रहा है, ये तो कभी नहीं कटेगा। फिर दशमलव का आप लीजिएगा यहाँ 0, फिर 3 से भागा लगाइए 3 10 में, 3 3 9, 10 में हो गया, फिर देखिए वही चीज हो गया। तो इससे क्या पता चला, ये कभी कटेगा ही नहीं। और क्या, दशमलव के बाद जो अंक है ना उसका रिपीटेशन होने लग गया है, यानी बार बार आने लग गया है, दोहराने लग गया है, समान संख्या दोहरा रहा है। तो इसलिए एक तो कटा नहीं तो हो गया आसान, और जब एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है तो हो गया आवर्ती, इसलिए ये होता है अशांत आवर्ती। तो जो परिमेय संख्या होता है वो दो सिचुएशन बनेगा, एक तो कंप्लीट रूप से कट जाएगा तो हो जाएगा अशांत, और जब कंप्लीट रूप से नहीं कटेगा और दशमलव के बाद एक ही संख्या दोहराएगा तो हो गया अशांत आवर्ती। तो ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। अब यहाँ से देखिए परिमेय संख्या का एक अलग तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा कि वैसी संख्या है ना, परिमेय संख्या क्या है, इसका डेफिनेशन हम बता रहे हैं इस गुण के आधार पर, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है ना। परिमेय संख्या के एग्जांपल दे दिए, और भी आप ले सकते हैं 6/7 डॉट डॉट, है ना, जितना एग्जांपल लेना चाहते हैं आप कुछ भी ले लीजिए, बस हर में 0 मत रखिएगा और रूट में नहीं फंसना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लीजिए, बस एक आंसर आना चाहिए, एक हर आना चाहिए। आपको बोलेगा कि सर यहाँ पर मतलब कि 9 नहीं होगा, सिर्फ 5 नहीं होगा, सिर्फ 5, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसका बट्टे में जब कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर हमेशा 1 रहता है, तो इसलिए मेरा आंसर हो गया 5 और हर हो गया, इसलिए भी ये 5 भी मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या का पूरा कंसेप्ट आपको हम समझा दिए। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या देखिए क्या है, हम बता रहे हैं आपको। अपरिमेय संख्या बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, यानी जिस संख्या को हम वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसको एग्जांपल से हम लेंगे, फिर एक बार बोल देते हैं, वैसी संख्या जिसे परिमेय के रूप में हम नहीं व्यक्त कर पाएंगे, है ना, जिसे परिमेय के रूप में हम नहीं व्यक्त कर पाएंगे, यानी परिमेय व्यक्त हो गया तो परिमेय हो गया ना, तो जिसे हम परिमेय के रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे वो होता है मेरा अपरिमेय संख्या। तो वैसा कौन सा संख्या, तो वैसा मेरा ये संख्या है, यानी रूट के अंदर ऐसा मान लिखना है जो कि रूट में फंस जाए। ये सब बताइए, कभी रूट का मान कंप्लीट रूप से पूर्ण संख्या बन के निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। देखिए रूट यहाँ लिख दिए 4, यहाँ तो पूर्ण संख्या रूप में निकल जाएगा 2, यहाँ रूट अंडर 9, यहाँ भी निकल जाएगा 3, इसलिए ये मेरा जो है, ये मेरा मतलब कि क्या हो गया, गलत हो गया, ये मेरा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वो होगा जो रूट के अंदर फंस जाए, बाहर नहीं निकले, बाहर निकले तो दशमलव में निकले, तो ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, तो इसका भी हम लोग देखेंगे, कुछ डिटेल देखेंगे, है ना।
इसका भी हम लोग कुछ डिटेल देखेंगे कि इसका क्या होता है दशमलव प्रसार। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है ना, दशमलव प्रसार जानते हैं इसका क्या होता है, मतलब कि इसका अशांत होता है। जो परिमेय संख्या होती है वो अशांत और अनावर्ती होता है। अब सोच रहे हैं कि आवर्ती तो समझे, बार बार आ रहा था तो आवर्ती हो गया, ये अनावर्ती क्या है, अशांत में समझ गए होंगे कि पूरा पूरी नहीं कटेगा। और अनावर्ती क्या, तो देखिए इसका हम यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए √5 लिए, √3 लिए, √3 लिए, है ना, जैसे √2 भी ले सकते हैं, √2 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी तो मान पूरा पूरी नहीं निकलेगा, इसलिए ये को परिमेय संख्या। तो √2 का जब आप मान निकालिएगा वर्गमूल, देखिए अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, हम आपको ऐसे सिखा देते हैं। 1.414 इस तरह से कुछ मतलब कि है ना 4 2 1 3 5 कुछ इस तरह से हम नाम मतलब कि अब आपका नंबर आ जाएगा। अब आप ही दिमाग लगाइए कि दशमलव के बाद दो सिचुएशन बनाए, तो पूरा कट गया और एक क्या हो रहा है, नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो पूरा कट गया तो शांत, और जो रिपीट हो रहा तो हो गया, पहले तो कटा नहीं था शांत, और रिपीट हो रहा तो हो गया आवर्ती। लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 आया, फिर क्या आ गया 1, फिर आया 4, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ 4 1 है ना, फिर 4 1, लेकिन देखिए यहाँ 4 1 था, यहाँ फिर 4 1 आना चाहिए, लेकिन 4 1 नहीं आया, 2 आ गया, और फिर देखिए 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया। यानी इस तरह का जब उल्टा पुल्टा नंबर आते रहे, कोई सीक्वेंस उसका नहीं बने, तो वो होता है अनावर्ती। ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। याद रखिए, आपको जब भी कोई अपरिमेय संख्या बनाने बोले तो आप बोले कि वो अपरिमेय संख्या का एग्जांपल दो दशमलव के रूप में, तो आप कुछ मत करिएगा, 6 7 1 लीजिएगा, 3, फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा सीक्वेंस बना दीजिएगा, है ना, इस तरह से। तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। तो ये आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या यानी क्या हो गया। तब इसका एक और डेफिनेशन बन जाता है। इसका डेफिनेशन एक और तरीका से लिखना चाहते हैं, लिखिए वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अशांत अनावर्ती मतलब समझेगा, अशांत मतलब पूरा नहीं कटेगा, है ना, दशमलव के बाद, और अनावर्ती का मतलब होता है दशमलव के बाद नंबर का रिपीटेशन सब उल्टा पुल्टा ढंग का, कोई एक सही सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो हो गया अशांत अनावर्ती। तो ये यहाँ पर समझ गए। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय पर हम कुछ कंसेप्ट समझा देना चाहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव जोड़ गुना भाग होने से प्राप्त परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। यानी इसका क्या मतलब समझे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव जोड़ गुना भाग होने से प्राप्त परिणाम जो भी होता है तो उससे हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसी को मान लीजिए ये 5 क्या है, आप तो तुरंत बोलिएगा कि सर आप तो समझ गए, जो रूट में फंसेगा वो होगा अपरिमेय, ये तो रूट से बाहर है तो ये हो गया अपरिमेय। अच्छा ठीक हो, ये अपरिमेय। अच्छा ये क्या है, हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, √3 ये भी अपरिमेय है, हम यहाँ √3 नहीं लेंगे, हम 7 ले लेंगे, यानी कुछ भी ले लेंगे, है ना, एक परिमेय एक अपरिमेय। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जो अब जुट गया ना, तो ये जो रूप बना ना, ये अब टोटल बन गया अपरिमेय। पहले अलग अलग था तो ये परिमेय ये अपरिमेय, लेकिन जब जोड़ दिए अब ये बन गया अपरिमेय। अगर घटा भी देंगे तो ये अब क्या कहलाएगा, 5 - √7 क्या कहलाएगा, वो परिमेय कहला जाएगा। यानी अब 5 का भी परिमेय का पावर खत्म हो जाता है, वो परिमेय में ही सम्मिलित हो जाता है। या तो गुना कर दीजिए तो भी वो परिमेय, या तो फिर यहाँ भाग लगा दीजिए तो भी वो अपरिमेय हो जाता है। तो आप लोग यहाँ से क्या सीखे, एक ठेठ में है ना एक कहावत है कि एक इंसान अगर चोर के साथ रहे तो वो भी चोर ही कहलाता है। यहाँ इंसान बेचारा परिमेय और चोर बदमाश अपरिमेय, और बेचारे जब इसके साथ ये चारों रूप में कोई रूप में भी जाए तो वो बन जाता है अपरिमेय। तो यहाँ से आप ये समझ गए, यानी 5 + √7 क्या है, अपरिमेय है। 5 - √3 ये भी क्या है, अपरिमेय है। 7 यानी जरूरी नहीं 5 ही लेंगे, हम 4 लेंगे, हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 8 लेंगे। तो इस तरह से 7 √2 यानी देखिए बीच में कुछ नहीं गुना है ना,
तो 7 गुना √2 क्या है, ये भी अपरिमेय है। या तो 8 में से हम √3 में भाग दें, या तो √3 में हम 8 से भाग दें, ये सभी का सभी अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये सभी अपरिमेय संख्या, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो हमको नहीं लगता परिमेय और अपरिमेय आपको कभी भी दिक्कत होगा। आपको दो तरह से डेफिनेशन बताएं, दो तरह के मतलब शांत अशांत। एक चीज और बता देते हैं, शांत होने का गुण तो आपको ये काट के हम सिखा दिए, तो हम लोग हर से भी चेक करते हैं, है ना। तो उसका कंसेप्ट आगे हम लोग दे देंगे। हर से यानी कि जिसका हर में सिर्फ 2 का गुणन खंडन है, या तो खाली 2 का 5 का गुणन खंडन है, या तो सिर्फ 2 और 5 का गुणन खंडन है, तो वो शांत हो जाता है ना। तो वो शांत और शांत जब पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको समझा देंगे। अब इसको हम यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और फिर यहाँ से हम मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए हम लोग भी क्या देखे, परिमेय और अपरिमेय का पूरा डिटेल से देखे। अभी हम लोग परिमेय पढ़े थे, अब देखिए परिमेय से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। परिमेय भी देखे थे और अपरिमेय भी देखे थे, तो अपरिमेय हम लोग छोड़ देते हैं, अपरिमेय का कहानी उतने तक है। परिमेय से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब परिमेय को फिर आगे बढ़ते हैं ना, तो परिमेय मेरा 2 रूप में फिर बंट जाता है। एक होता है भिन्न और एक हो जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, है ना। भिन्न क्या होता है, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर। ये हो गया मेरा पूर्णांक, यानी इंटेजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इंटेजर बोलते हैं। अब भिन्न क्या है, तो देखिए भिन्न बड़ा सिंपल है। भिन्न का कहना है कि हम भिन्न रहेंगे, कब रहेंगे भिन्न, जब हम ना p/q के रूप में रहेंगे। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, q का मान कभी भी 0 और 1 नहीं रहना चाहिए, तब हम भिन्न रहेंगे। यानी मेरा भिन्न का कहना है कि मेरा हर में ना कभी भी 0 और 1 नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी रहेगा तो हम भिन्न बन जाएंगे। ये भिन्न का कहना है। और पूर्णांक का क्या कहना है कि हम ना मतलब कि p/q के रूप में ही रहेंगे, लेकिन मेरा मान हमेशा 1 रहना चाहिए। q का मान हमेशा 1 रहना चाहिए। देखिए यहाँ डज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं, और ये q का मान 1 ही रहना चाहिए और कुछ नहीं, हमेशा 1 रहना चाहिए। तो ये आपका हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपका जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 2 4 -4 -2, इस तरह से मतलब कि आपका बहुत तरह का संख्या होता है। आप 0 भी ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया भिन्न और ये हो गया आपका पूर्णांक। अब हम लोग पूर्णांक में चलते हैं। देखिए भिन्न में जाते हैं तो फिर यहाँ से भी बहुत तरह का भिन्न होता है, मतलब कि तो हम लोग उतना वो चीजें हम लोगों का अभी उपयोग में नहीं, वो सब बेसिक चीजें हैं, 6 7 का चीज है। तो भिन्न का बहुत प्रकार होता है, तो उसमें जाएंगे तो लंबा चल जाएगा। हम लोग पूर्णांक में जाएंगे क्योंकि पूर्णांक का हमको जरूरत है। तो पूर्णांक को अगर हम लोग देखते हैं तो पूर्णांक संख्या 3 तरह का होता है। एक तो होता है ऋणात्मक, पूर्णांक, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, सॉरी धनात्मक पूर्णांक हमको अच्छा लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और एक होता है शून्य पूर्णांक, है ना, शून्य पूर्णांक। इंग्लिश में उसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और इसको तो हम लोग बोलेंगे जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो बस बड़ा सिंपल है। पहले पूर्णांक का मतलब समझ लिए, हर का मान हमेशा 1 रहना चाहिए। लीजिए हम यहाँ लिख भी देते हैं डिटेल से कि हर का मान हमेशा 1 रहना चाहिए, तभी वो पूर्णांक होगा।
और नहीं तो पूर्णांक नहीं होगा। एक के अलावा अगर हर में कुछ भी आ जाता है तो फिर वो पूर्णांक नहीं होता। तो हर का मान हमेशा एक है तो वो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या 3 तरह का होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक। इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, जब मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। तो ये इस तरह से। अब इसका एग्जांपल देखिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए -3 हो, -2 हो, -1 हो, है ना। इस तरह से मतलब कि कुछ भी मतलब आते जा, -4 हो, कुछ भी अपना अपना करते हैं। और पॉजिटिव का हो जाता है मतलब कि एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3। अब 1 से जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब हम लोग इन्फिनिटिव तक जाएंगे, है ना। और यहाँ पर जो था एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल मेरा ऐसे हम ले सकते थे -5 -4 -3, तो डॉट इस तरह से हम लोग इधर आ सकते हैं, ठीक ना। और ये हम लोग इधर इन्फिनिटिव जा सकते हैं। और इसका तो हो गया मात्र 0। तो ऋणात्मक देख रहे हैं सबके बटे में, यानी हर में एक ही है, सबका हर में एक ही है। लेकिन जिसका आगे माइनस वो ऋणात्मक पूर्णांक, जो प्लस में वो धनात्मक पूर्णांक, और जो 0 और शून्य पूर्णांक। अब देखिए यहाँ से अब कहानी हम लोगों का कुछ और बनता है। ये जो संख्या कहाँ से शुरू होता है आप भी बताइए। ये जो संख्या जो शुरू हो रहा है 1, ये तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू होता है। सही बात है, पॉजिटिव हम लोग का नंबर 1 से शुरू होता है और अनंत तक गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, है ना। प्राकृत संख्या क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। इसका एग्जांपल भी हम लोग आपको दे देते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सीधा सीधी आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। लिखिए कि जिस संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है तो वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब इसका एग्जांपल लिखेंगे, तो एग्जांपल क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटिव। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा चीज हम लोग क्या सीखेंगे, पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या, आप ये मत समझ जाइए कि पूर्ण संख्या भी पढ़े ना, ये पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक का कहना मेरा खाली हर का मान 1 रहना चाहिए, तब तो हम है ना। तो पूर्ण संख्या अलग है, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। तो कॉन्सेप्ट तो आपके सामने ही है। देखिए 1 से शुरू हुआ जो धनात्मक पूर्णांक हो गया वो प्राकृतिक संख्या, और इधर हो गया शून्य पूर्णांक। तो जब धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। यानी इसका अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये अब क्या हो जाएगा, 0 को मिला देंगे इसमें, तो 0 तो मिल गया। और ये कहां से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 टू इन्फिनिटी। तो ये मेरा बन गया पूर्ण संख्या, है ना। ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर। पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहे कौन होता है, तो 0 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो नहीं पता है, क्योंकि अनंत तक है, इसका कोई पता ही नहीं कि कितना बड़ा इसका। इन्फिनिटी बोल दीजिएगा, है ना। क्या बोल देना, इन्फिनिटी। उसी तरह इसका भी सबसे बड़ा पूर्ण संख्या तो इन्फिनिटी बता देना। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर में, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे, सम संख्या। तो सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या है, तो आप देखिए उसको हम आप लोगों को समझाते हैं। सम संख्या, इवेन नंबर। इवेन नंबर का डिफिनेशन पहले आप लिख लीजिए। जिस संख्या को 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः कट जाती है तो वह सम संख्या कहलाती है। कितना सिंपल था। अब इसका एग्जांपल हम लोग कैसे लेंगे, तो देखिए बताइए ऐसा कोई संख्या छोटा सा चलिए एकदम 0 में 2 से भाग लगेगा, पूरा पूरी कटेगा, 0 नहीं कटेगा, 1 कटेगा नहीं कटेगा, 2 कटेगा 2 कटेगा, 2 में ना कट जाता है, 2 से भाग पूरे पूरे लग जाता है, 4 हाँ 4 भी कट जाएगा। तो इस तरह से 6 8 10 12 ये सब जितना भी इस तरह का संख्या आएगा एकदम दिमाग में आप सेव कर लीजिए। ये सम संख्या है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर विषम संख्या, क्या हम लोग समझेंगे, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या ओड नंबर है। क्या है, ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होता है तो वो हम आपको बता देते हैं, बस इसका ठीक अपोजिट। यानी जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वह विषम संख्या कहलाती है। अब इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, अब यहाँ कंडीशन क्या आ गया, सामने तो तब 2 से कटना चाहिए, अब इस समय 2 से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए 1 ना 2 से नहीं लगेगा भाग, 3 ना नहीं खाएगा, 5 नहीं खाएगा, 7 नहीं खाएगा, है ना। इस तरह से जितना भी सारा नंबर आएगा इन्फिनिटिव तक ये सब विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या के बाद हम लोग चलेंगे
विषम संख्या के बाद हम लोग चलेंगे कौन कौन सीख लिए, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या जो 0 शुरू होता है, सम संख्या जो 2 से कट गया, विषम संख्या 2 से नहीं कटे। अब आएंगे हम लोग मतलब कि अभाज्य संख्या। क्या सीखेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या है, इसको एक और नाम से जाना जाता है रूट संख्या। इसको हम सीखेंगे रूट संख्या। और रूट संख्या क्या होता है तो वो ध्यान से समझिए। रूट संख्या है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्या का डेफिनेशन लिखना चाहता हूं, लिखिए वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है या रूट संख्या कहलाती है ना। डेफिनेशन समझ में आया आपको, हम क्या बोले, जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो चलिए हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ले लिए 2, हम ले लिए 3, हम ले लिए 5, हम ले लिए 7, 9, है ना, हम ले लिए 11, 15, इस तरह से हम इतना एग्जांपल ले लिए। अब चलिए 2 हम उठाते हैं ना, 2 उठाते हैं तो 2 उठाइए तो डिफिनेशन क्या था कि स्वयं जितना है वही और 1 से। तो बताइए 2 है तो 2 से तो कटिए जाएगा एक बार में, और फिर 2 है तो 1 से भी कटिए जाएगा 2 बार में। क्या बोला, जितना है स्वयं से है ना तो 1 से। तो देखिए दोनों से कट रहा है। क्या कोई तीसरी संख्या ऐसा है जो कि 2 को काट सके? अगर काट देगा तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, यहाँ से मिटा देंगे। अगर नहीं काट रहा तो ये मेरा अभाज्य संख्या है। तो देखिए सिर्फ स्वयं से ही कट रहा है और 1 से ही कट रहा है, किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है, दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये मेरा अभाज्य संख्या हो गया। 3वीं, 5वीं, 7वीं, लेकिन 9 में आ जाइए, है ना। 9 तो हम लोग लिख लिए। देखिए 9 आप कहिएगा सर 9 तो स्वयं से कट जाएगा, 9 कहिए 9, हाँ कट गया, बोला अच्छा। फिर 9 तो 1 से भी कट जाएगा 9 बार में, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कोई दूसरी संख्या जो 9 को काट सके? हाँ सर है। कौन है? तो 3 है, जो कि ये भी काट देता है, 3 3 9। तो ये मेरा जो 9 है ये हम जानबूझ कर ले लेते हैं, ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ देखिए 15 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन ये देखिए 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसलिए 15 भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। उसको हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या अगर आप समझ गए तो हम आपको और संख्या भी समझाते हैं। अभाज्य संख्या के बाद आइए हम आपको लिख चलते हैं कहा, तो भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। ये जो भाज्य संख्या है ये यौगिक संख्या के नाम से फेमस है। किस संख्या के नाम से? यौगिक संख्या का नाम से फेमस है। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कंपोजिट। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। तो नंबर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, है ना, ताकि कुछ और समय बच सके। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? देखिए बस अब इसका हम लोग अपोजिट इसमें चलेंगे। इसका क्या कहना है वो समझिए ध्यान से, कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी दूसरी एक संख्या से कटे तो वह भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाती है ना। अब जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर एक सवाल आता है अभाज्य संख्या में, एक सवाल ये आता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या का तो डेफिनेशन हम बता दिए और एग्जांपल भी समझा दिए, और क्या मतलब है इसका कहना वो भी समझा दिए कि स्वयं और एक से कटे, दूसरा से नहीं कटे। लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन यह कर सकते हैं कि सर मतलब 2 से आप लिए तो एक ये बताइए एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा, है कि नहीं? बात तो बनता कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा, इसका मतलब कोई रीजन तो होगा जरूर। तो देखिए अब ना अभी हम जो आपको बताएं ये बेसिक डेफिनेशन बताएं अभाज्य संख्या का। अगर रियलिटी में डेफिनेशन आप देखना चाहते हैं जहां से इसमें कोई डाउट नहीं रहता है तो वो डेफिनेशन क्या वो सुन लीजिए। जिस संख्या का मात्र केवल अलग अलग 2 गुणनखंडन होता है तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अभी देख लीजिए जितना भी संख्या हम यहाँ लिखे हैं अभाज्य में, जैसे मान लीजिए 5, तो बताइए 5 का गुणनखंडन देखिएगा ना तो 1 होगा और 5 होगा, यानी गुणनखंडन मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे उसमें कट जाए, जिसमें उसमें भाग लग जाए। तो देखिए 5 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो मात्र 2 गुणनखंडन, दोनों अलग अलग गुणनखंडन है, इसलिए अभाज्य संख्या। लेकिन अगर आप 1 बोलते हैं तो बताइए 1 का 1 तो गुणनखंडन 1 से कटिए जाएगा, क्या दूसरे का भी 1 लेंगे तो फिर अलग कहाँ हुआ? ये तो दोनों एक ही संख्या हो गया, इसलिए मेरा अभाज्य संख्या 1 नहीं है। अब समझ गए होंगे, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका अगर डाउट में आ सकता था तो हम क्लियर कर दिए। बाकी हम देखिए कंसेप्ट समझा रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगेगा तो फिर हमको कमेंट करिएगा। हम बहुत मेहनत करके आप लोगों को हम पूरा मैथ का सॉल्यूशन दिलवाएंगे एकदम पूरा कंसेप्ट के साथ, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और जब इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेते हैं ना
तो फिर आपको कोई भी पब्लिकेशन का बुक बनाइए, आप उसमें नहीं फंसने वाले हैं। सबसे बड़ा होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट बेसिक चीजें क्लियर है तो फिर आपका चैप्टर का भी दिक्कत नहीं होगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का क्या कहना है कि हम स्वयं और एक से तो कटेंगे लेकिन तीसरी संख्या से भी कटेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो 2 तो क्या हुआ, स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 2 से भी, स्वयं में 2 है तो 2 से कट लिया जाएगा और 1 से भी कट रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा तीसरा संख्या है जिसे ही कटेगा नहीं, तो ये मेरा भाज्य संख्या नहीं होगा। तो क्या ले लेते हैं 4 देखिए 4 से कट जाएगा ना, हाँ, फिर 1 से भी कट लिया जाएगा, स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। ऐसा कोई संख्या है क्या कि 4 को काट सके, तो बोलिएगा हाँ सर 2 है ना, 2 तो 4 को काट ही देगा। तो ये मेरा जो 4 है ये भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या। यानी आप सीधा सीधे बोलेंगे अभाज्य को छोड़कर जितना भी संख्या बचा सब भाज्य या यौगिक संख्या है ना। तो ये हो गया 4, 6, 8, 9, 12 डॉट टू इंफिनिटी, ये आपका भाज्य संख्या। अब आगे हम लोग चलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या चलते हैं, सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। देखिए नाम से भी चल रहा है को प्राइम नंबर है ना, सहअभाज्य संख्या। ये जोड़ा के रूप में चलता है। सहअभाज्य संख्या क्या है, तो हम सीधा सीधे इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। यानी जब पहले तो देखिए सा का मतलब होता है ट्विन, जोड़ा है ना, जोड़ा युग्म के रूप में चलेगा। तो जब 2 संख्याओं का मोसो हमेशा एक आवे तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए सीधा सीधे यहाँ 5 लिए, यहाँ 4 लिए, इसका हमको या तो एक और ले लिए 6 और 8 ले लिए। चलिए एक यहाँ जोड़ा लिए, एक यहाँ जोड़ा लिए, हम इसका मोसो निकालेंगे। तो जो मोसो कैसे निकालते हैं, इसमें छोटा बड़ा को देखना पड़ता है, जो छोटा है उससे भाग लगाएंगे, जो बड़ा उसको उसमें भाग मिलाएंगे। तो 4 एक 4, 5 में 4 गया 1। अब यहाँ बताइए यहाँ कॉलम बनेगा, ये 4 यहाँ आएगा ना। अब यहाँ आएगा तो 1 को कितना बार गुना करेंगे, 4 आएगा, बोलिएगा 4 बार। ये कट गया ना, तो मोसो पता है आपको कौन होता है, जो कि लास्ट बार में जो काटते हैं वही मोसो होता है। तो मेरा मोसो कितना आ गया, देखिए 1 आ गया, इसलिए मेरा ही ना सहअभाज्य संख्या है। इसमें अगर आप चेक करिएगा तो बोलिएगा सर 6 से 8 में भाग खिलाइए, तो 6 का 6, 8 में 6 गया 2, फिर एक कॉलम बचा। कॉलम कब तक बनाएंगे, जब तक यहाँ पूरा कट ना जाए। यहाँ शेष बच गया कुछ ना कुछ, पूरा नहीं है ना बेटा, इसलिए कॉलम बना लिया। एक कॉलम में अभी उतरता है तो ये इसको उतार, यहाँ भी देखिए वही उतरा था। तो 2 से 6 में भाग लगाएंगे क्या बार में आएगा, 3 बार में। तो 2 तिया 6, ये पूरा कट गया। तो क्या था किससे, 2 से। तो मोसो इसका कितना हुआ 2, इसलिए मेरा सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या का कहना है कि मेरा मोसो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे 6, 5 का, 3, 4 का, है ना, 7, 9 का, इस तरह का आपका जो भी संख्या आएगा वो हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्लियर हो गया। भाज्य संख्या, यौगिक, पूर्णिक, सारा संख्या का हम कंसेप्ट आपको दे दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, डेफिनेशन तो बोल दिए हैं तो ले सकते हैं, और हम अब इसको मिटाएंगे और कुछ चीज़ों को और थोड़ा सा 2-4 स्टेप और है समझा देंगे, फिर हम लोग अपना चैप्टर रिवाइज करेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं हम लोग। आप लोग मन से पढ़िए, टोटल कंसेप्ट जितना भी एनसीईआरटी में चैप्टर है टोटल हम आपको पढ़ाएंगे और एक डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना। कोई अड़ा सड़ा जैसा ही ना कि आके 2 हिस्सा बना दिया और चल गए काम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। एकदम डीपली से डिटेल से चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ही देखे जाएंगे, इतना तो तय है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ, हम लोग इतना सीख लिए हैं तो अब हम लोग एक चीज सीखेंगे, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। जिसका कंसेप्ट है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, और a बराबर बी क्यूब प्लस आर, और इसका कुछ कंडीशन चलता है आर का कहना है कि हम ना 0 के या तो बराबर होंगे या ना तो 0 से बड़ा रहेंगे, है ना। आर 0 के बराबर होगा ना तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। अब आपको लग रहा है सर आर क्या है, बी क्या है, सब समझ आइएगा। पहले आप यहाँ देखिए, चलिए हम लोग बचपन का एक मैथ तोड़ते हैं, 5 से 11 में भाग लगाते हैं। बताइए 5 से 11 में कितना बार में खाएगा, 2 बार में कितना खाएगा, 1 बचा। आप लोग सोचिए क्या मजाक चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, चीज़ों को आप यहीं से सीखिएगा। आप ना याद करिए, अगर ढंग से आप मैथ पढ़े होंगे तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, अपने से हिसाब चेक करते थे। क्या करते थे, 11 को आगे रखते थे और इसको हम लोग भाजक बोलते थे। क्या बोलते थे,
भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते थे, भागफल, इसको क्या बोलते थे, शेषफल, शेषफल, इसको हम लोग बोलते थे भाज्य, क्या बोलते थे, भाज्य। तो 11 बराबर क्या करते थे, 5 गुना 2 करते थे, है ना, 5 गुना 2, और शेषफल 1 जोड़ देते थे ना, 5 गुना 10 11, यानी मेरा भाज्य आ जाता था। तो कहते थे कि मेरा हिसाब सही है। अब वही कंसेप्ट यहाँ पर है, देखिए ये जो है इसको आप ए समझिए, सॉरी गलती, भाज्य को आप यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, ये क्यू होता है, और यहाँ जो शेषफल आर आता है वो आर होता है, यानी क्यू से क्यूटेंट यानी भागफल हो गया, और ये शेषफल। आपको 2 बातें एकदम ध्यान में रखना होगा, क्यू भागफल होता है, अभी भाजक होता है, भाजक, भाजक मतलब समझते हैं ना, जिससे भाग देते वो भाजक, जिसमें भाग लगता है वो भाज्य, और जितना बार में भाग खा जाता है वो भागफल, और नीचे में जो शेषफल बच जाता है वो शेषफल। तो यहाँ पर ये सीन बनता है ना। तो ये यहाँ पर देखिए क्या बन गया, ए उधर चला आया, ये दोनों को गुना हो गया, बिगुना क्यू, और शेषफल आके जुड़ गया ना, ऐसा ही देखिए यहाँ पर हो गया। अब ये कंडीशन आपको समझना है, तो ये कंडीशन आपको हम यहीं से समझाते हैं। अभी हम क्या किए, 11 में भाग दिए थे, 5 दूना 10, अरे 11 में से 10 गए तो बचा था 1। अब यहाँ पर कुछ नोटिस किए हैं आज तक कि हम लोग जो भाग लगाते हैं आखिर उसमें क्या संबंधित है, कुछ रिलेशन बनता है रिलेशन। आप गौर से देखिएगा कि दुनिया में आप कोई भी भाग बनाइएगा तो उसका एक सीन क्रिएट होता है, कौन सा पता है आपको, ये जो शेषफल होता है ना, ये शेषफल यानी भाग, अच्छा मान लीजिए आप कोई भाग बना रहे हैं ना, तो वो भाग का क्या सीन रहेगा बताइए, या तो वो पूरा कट जाएगा और ना तो वहां पर कुछ ना कुछ बच जाएगा, बताइए इसके अलावा और कुछ वहां बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। या तो वो पूरा पूरी कट जाएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और या तो कुछ बच गया तो कुछ ना कुछ मतलब वहां पर धनात्मक संख्या बच जाता है। तो यहाँ पर 2 ही सीन बनता है। तो देखिए ये जो शेषफल होता है ना, अगर पूरा कट गया तो 0 हो गया, ना तो कुछ बच गया, देखिए यहाँ बच गया कितना 1। तो आप हमको ये बता रहे हैं इसमें संबंध क्या पता है, कोई भी भागा का जो शेषफल होता है उसको हम लोग r से डिनोट करेंगे, और r का मान जो होता है ना, यानी शेषफल हमेशा 0 या 0 से बड़ा, लेकिन ये जो भाजक होता है इससे हमेशा छोटा रहता है। बस हम यही आपको समझाना चाह रहे थे, यानी शेषफल क्या होता है, 0 से 0 हो जाएगा, पूरा कटेगा तो 0, तो कुछ आ जाएगा तो 0 से बड़ा, लेकिन वो भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं, देखिए क्या है, हम बोले ना शेषफल, देखिए भाजक है ना, बोले थे ये a है, ये b है, हम बोले थे अभी ये यहाँ b है, ये बोले थे a है, ये बोले थे q है, यहाँ बोले थे r है। तो देखिए ये r क्या कहानी चल रहा है, ये भाजक है, देखिए d का ना, r का कहना है इधर मुंह खुला है, तार बड़ा हुआ ना 0 से, तो r का कहना है हम ना 0 से, यानी जब पूरा कट जाएगा तो 0, तो 0 के बराबर हो जाएंगे, और ना तो 0 से बड़ा रहेंगे, पूरा कट गया तो 0 बराबर हो जाएगा, और ना तो कुछ बच गया, जैसे यहाँ 1 बच गया, तो देखिए 1 तो 0 बड़ा है ना, तो r क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए भाजक देने मुंह खुला तो भाजक ना बड़ा हो गया, इधर मुंह सटा हुआ तो भाजक से क्या हो गया, छोटा। तो शेषफल कभी भी कोई भाग का क्रिया का 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है, ठीक ना, ऐसा आप दिमाग में रखिएगा। हमें इसको समझा दिए। तो ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके द्वारा। और एक चीज हम लोग और समझेंगे, एल्गोरिथ्म। क्या समझेंगे, एल्गोरिथ्म, सॉरी एल्गोरिथ्म, है ना। एल्गोरिथ्म क्या है, देखिए ये सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जिसका मदद हम लोग एचसीएफ निकालने में करते हैं, है ना। एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई भी चीज को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाना है और फाइनली जाके हमको आंसर फाइंड आउट कर लेना है, यानी निकाल लेना है। तो ये एल्गोरिथम हो जाता है। तो आपका ये बेसिक जो कंसेप्ट है हम यहाँ तक बताए हैं, और ये वीडियो अब ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1.1 का आपका टोटल क्वेश्चन इतना सरल तरीका से तोड़ेंगे, शायद वो तो आप देखने के बाद ही समझ सकते हैं, है ना। खाना को जब तक हम लोग खाएंगे नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं ये खराब है या अच्छा है ना। लोगों तो कहने का कुछ और है, कुछ लोग तो महान होते हैं बिना खाए भी चख लेते हैं खराब, है ना। नहीं, हम लोग जब तक खाएंगे नहीं तब तक हम स्वाद नहीं बता पाएंगे। तो वो खाने का मतलब हुआ कि वो तो आप सॉल्यूशन देखिएगा तो फिर अपने आप में मतलब कि तो बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हाँ सर सिर्फ बोलते हैं या तो कुछ करते भी हैं, है ना। तो ये पूरा कंसेप्ट है। हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे और 1.1 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो अब ज़्यादा लंबी ना हो जाए, हम लोग अब वीडियो बंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।